नमस्कार दोस्तों, एक थाने से लगातार शिकायत एसपी और डीएसपी के पास की जा रही थी। तो शुरुआत में तो लगा कि कोई थाने को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, उस पुलिस स्टेशन को बदनाम करने की कोई साजिश रच रहा है, इसलिए किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब कुछ दिन बाद लगातार शिकायतें जाना शुरू हो गई, तब एसपी और डीएसपी ने एक राय बनाया और उन्होंने कहा कि ऐसे अगर हम लोग जाएंगे चेकिंग करने तो सब लोग सतर्क हो जाएंगे। अगर वह लोग कुछ करते भी होंगे गलत तो हम लोगों के सामने कुछ गलत नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों वह दोनों अधिकारी अपना दिमाग लगाते हैं और एक गुप्त ऑपरेशन करते हैं और वह दोनों एक मजदूर का भेष बनाकर जाते हैं। और मजदूर का जब भेष बनाकर वह जाते हैं और जब पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचते हैं दोस्तों, तो गेट पर ही जो हवलदार होता है उन्हें रोक देता है और कहता है कि कहाँ घुसे जा रहे हो। तो जो डीएसपी साहब होते हैं कहते हैं कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मैं उसी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। तो वह कहता है कि क्या तुम पहली बार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए हो जो तुम्हें पता नहीं है। तब वह थोड़ा गुस्से में हो जाते हैं। फिर जो उनके बड़े साहब होते हैं उन्हें थोड़ी दूर पर लेकर जाता है और कहता है कि छोड़िए ना, ये जो मांग रहा है उसे दे दीजिए, हमें तो अंदर जाकर देखना है कि पूरा माजरा क्या है। फिर दोस्तों उसे शुरुआत में तो 100 का नोट थमाते हैं। 100 का नोट जब थमाते हैं तो वह हवलदार बोलता है कि क्या तुम मुझे भीख दे रहे हो, इतने में काम नहीं बनेगा। तो दोस्तों फिर वह जो एसपी साहब होते हैं 100 का नोट और निकालते हैं, उसको दे देते हैं। जिसके बाद वह कहता है कि सीधे आप अंदर केबिन में चले जाइए और वहीं पर इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों वह दोनों अधिकारी थाने के अंदर जब जाते हैं तो थाने के अंदर देखते हैं कि जो वहाँ के इंस्पेक्टर साहब थे वह कुर्सी पर बैठे हुए जो मेज होती है उस मेज पर अपना पैर रख कर चने चबा रहे थे। और जो शर्ट की बटन थी दोस्तों, शर्ट की बटन भी खुली हुई थी, मानो वह कोई इंस्पेक्टर साहब नहीं, कोई गली का मवाली या फिर गली का कोई गुंडा लग रहा था। जिसके बाद दोस्तों वह हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मालिक, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मैंने काफ़ी उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ पर मामला दर्ज कराने आया हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों वह जो इंस्पेक्टर होते हैं कहते हैं कि दिन भर क्या तुम लोग मर गए थे जो शाम को मुझे डिस्टर्ब करने के लिए चले आते हो। यह बात सुनते ही वह दोनों अधिकारी एकदम आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी उस इंस्पेक्टर साहब से कुछ बोलते नहीं हैं, वह हाथ जोड़ते हैं, जी हजूरी करते हैं। जिसके चलते दोस्तों काफ़ी उससे रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करते करते उस इंस्पेक्टर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में हवलदार को बुलाता है और कहता है कि इन दोनों को धक्के मारकर केबिन से बाहर निकाल दो। फिर दोस्तों वह जो हवलदार होता है उन्हें केबिन से बाहर लेकर जाता है और बाहर लेकर जाने के बाद वह उनसे कहता है कि क्या तुमको पता नहीं है कि साहब को कुछ खर्चा बर्चा जब तक नहीं मिलता है तब तक उनका दिमाग शांत नहीं होता, तब तक वह किसी की सुनते नहीं हैं। तो दोस्तों जो हवलदार होता है जब यह बात उन साहब को बताता है तो साहब अंदर जाते हैं, उन्हें 500 का नोट निकाल कर दे देते हैं। जिसके चलते दोस्त वह जो इंस्पेक्टर होता है कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी रिपोर्ट मैं दर्ज कर ले रहा हूँ, लेकिन अब तुम मुझे ढूंढने के कुछ खर्चे बर्चे दोगे या नहीं। जब यह सुनते हैं दोस्तों, पहले ही 500 ले चुके थे, फिर बाद में भी कह रहे थे कि तुम्हारा सामान ढूंढने के मुझे कुछ खर्चे बर्चे दोगे कि नहीं। तब वह जो बड़े अधिकारी होते हैं एसपी साहब उनसे सवाल करते हैं कि तुम ये बताओ, तुम्हें यहाँ पर सरकार किस लिए भेजी है, जनता की हिफाजत, जनता की रक्षा, जनता की मदद करने के लिए या फिर जनता से वसूल करने के लिए। इतना सुनते ही वह इंस्पेक्टर आगे बबूला हो जाते हैं दोस्त। उसके बाद जो होता है आप सुनकर वाकई हैरान रह जाओगे, वाकई आप दंग रह जाओगे। तो दोस्तों बने रहिए कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जरूर मिल सके और आप जागरूक हो सके। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में तकरीबन 600 से ज़्यादा वीडियो एंड फुटेज का इस्तेमाल किया हूं ताकि आप पूरी वीडियो देखें और आप बोर ना हो, आप बोरिंग ना महसूस करें। तो दोस्तों आप कहानी को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको सीखने और देखने को सब कुछ मिलेगा। तो आइए बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेशी क्राइम टॉक्स। दोस्तों दरअसल यह कहानी एक शहर की है
जहां अभी अभी एक नए डीएम साहब की नियुक्ति होती है और वह अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ करने में जुट जाते हैं और अपना फर्ज निभाने में लगे हुए थे। डीएम साहब के पिता भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, वह भी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे को भी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया था। ऐसे ही अच्छे संस्कार देकर उनकी परवरिश की थी। उन्होंने बचपन से ही सिखाया था कि बेटा, हमारा ओहदा कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन हमें अपनी ईमानदारी को कभी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ नाम और रुतबा पैसा हासिल करने से इंसान की इज्जत नहीं बढ़ती है, उसके अंदर ईमानदारी का भी होना बहुत ज़रूरी है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है लेकिन इज्जत सिर्फ उसी की होती है जो नेक और सच्चा हो। तुम अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाए। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी सर झुकाकर नहीं जिया हूँ। अपने पिता की बातों को सुनते और समझते हुए डीएम साहब बड़े हुए थे और फिर वह भी अपनी पढ़ाई के दम पर शहर के डीएम पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ड्यूटी को ज्वाइन किए उन्हें अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि उनके पास एक पुलिस स्टेशन के खिलाफ काफ़ी शिकायतें आने लगती हैं। शिकायत में लिखा हुआ था कि पुलिस स्टेशन का सभी स्टाफ जो थाने में नियुक्त है हमारी किसी भी रिपोर्ट को नहीं लिखते हैं और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई उस पर करते हैं। अगर रिपोर्ट लिखते भी हैं तो पहले रिश्वत के तौर पर पैसा भरना पड़ता है, तब रिपोर्ट लिखी जाती है। इसके बाद भी कोई संभावना नहीं होती कि हमें कानूनी रूप से मदद मिल पाएगी। अब इन शिकायत को देखने और पढ़ने के बाद डीएम साहब सोचने लगते हैं कि शायद हो सकता है कि पुलिस स्टेशन और वहाँ के दरोगा की बदनामी करने के लिए ऐसी फर्जी शिकायतें भेजी जा रही हों, क्योंकि ऐसा अक्सर होता ही रहता है। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं लेकिन फिर से यह शिकायतें मिलने लगती हैं। अब यह शिकायतें बार बार आने से डीएम साहब को भी लगता है कि जरूर कुछ न तो कुछ धांधली थाने में चल रही है। वह एसपी साहब को मिलने के लिए बुलाते हैं और उनसे मुलाकात करके बातों ही बातों में उनसे इस बात का जिक्र करते हैं कि आपके इस थाने में ऐसी ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। तो एसपी साहब भी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है पिछले कई दिनों से मुझे भी यह शिकायतें मिली हैं, लेकिन मैंने यही सोचकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोई साजिश रची जा रही है। लेकिन अब आप भी यही शिकायतें अपने पास बता रहे हैं तो हमें इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। इसके बाद डीएम साहब और एसपी साहब इस मामले की जांच करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करने से पहले वह सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही थाने में जाकर सीधा एक्शन लेंगे तो शायद उन्हें इस बात की खबर मिल जाए और वह हमारे सामने ऐसा कोई काम ही ना करे। तो वह दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम एक ऑपरेशन जारी करते हैं जिसके तहत हम अपना भेष बदल कर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। ऐसा करने से हमें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा कि थानेदार हमारे साथ क्या बर्ताव करता है। वह हमारी रिपोर्ट लिखते हैं या हमसे रिश्वत मांग करते हैं। अब दोस्तों, जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। आम आदमी जब उस पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आते थे तो दरोगा साहब उनके साथ बहुत ही रुतबा के साथ पेश आते थे। ना उनकी शिकायतें को अच्छे से लिखा जाता था, सिर्फ पैसे ले देकर उनकी शिकायतों पर काम किया जाता था। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। कई दिनों तक आम आदमी पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटता रहता, लेकिन उन्हें ऐसे ही टाल मटोल करके वापस भेज देते थे। दोस्तों, दरोगा साहब अपने शर्ट के 2-3 बटन खोलकर कुर्सी पर बैठकर टेबल पर ऐसे पैर रखकर बैठते थे कि मानो कोई इंस्पेक्टर नहीं बल्कि गली का कोई गुंडा हो। वह दरोगा साहब अपने सामने किसी की भी नहीं सुनते थे और कुछ इसी तरह से उस थाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसके बाद डीएम साहब और एसपी साहब भेष बदल कर अपने सिर पर एक पुराना गमछा बांधते हैं और शर्ट के नीचे एक लुंगी लपेटकर शर्ट में एक लाइव कैमरा भी सेट कर लेते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपना हुलिया बदल लिया था जिससे कि वह दोनों किसी की पहचान में ना आ जाएं कि यह डीएम और एसपी साहब हैं। वह अपनी गाड़ियों को शहर के बाहर रुकवा कर वहाँ से एक रिक्शा करके पुलिस स्टेशन तक पहुँचते हैं। तो जैसे ही थाने के अंदर जाने के लिए घुसते हैं तो बाहर दरवाजे पर खड़ा कांस्टेबल उन्हें बाहर ही रोकते हुए कहता है कि अरे रुको, दोनों यहाँ कहाँ घुसे चले जा रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें?
क्या काम है पहले मुझे बताओ। तो डीएम साहब कहते हैं कि हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है, इसलिए अंदर जा रहे थे। तो कांस्टेबल उनसे कहता है कि तुम यहाँ ऐसे डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते हो, क्या तुम लोग यहाँ पहली बार आए हो जो तुम्हें मालूम नहीं है कि थाने के अंदर कैसे जाया जाता है। अब डीएम साहब उसकी यह बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये कांस्टेबल भी यहाँ बाहर ही लोगों को रोक रहा है तो अंदर क्या हाल कर रखा होगा। तो फिर एसपी साहब डीएम साहब को एक साइड लेकर जाते हैं और कहते हैं कि सर अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, यह अभी पैसे ही मांग रहा है, आपको इसे पैसे दे देने चाहिए। और चल कर देखते हैं अंदर यह लोग हमारे साथ क्या क्या खेल खेलते हैं। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वह एक ऑपरेशन के तौर पर ही काम कर रहे थे। फिर वह अपनी शर्ट की जेब 500 का नोट निकालकर कांस्टेबल को दे देते हैं। तो कांस्टेबल जेब में रखने के बाद उनसे कहता है कि तुमने मुझे कोई भिखारी समझ रखा है और पैसे निकालो अपनी जेब से। तो डीएम साहब गुस्से में लाल हो जाते हैं, लेकिन एसपी साहब उनके कंधों पर हाथ रखते हैं और फिर अपनी जेब से एक 100 का नोट और निकालकर उस कांस्टेबल को देते हुए बोलते हैं कि साहब हम गरीब लोग हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास और पैसे नहीं है, अगर आज हमारी रिपोर्ट ना लिखी गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कांस्टेबल कहता है कि ठीक है अंदर चले जाओ, साहब बैठे हुए हैं, उनको अपनी समस्या बता देना और रिपोर्ट लिखवा देना। तो डीएम और एसपी साहब एक दूसरे का मुंह देखते हुए फिर वहां से सीधा अंदर चले जाते हैं जहां दरोगा साहब बैठे हुए थे। अब केबिन के अंदर का नज़ारा देखकर वह और भी ज़्यादा गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। वह देखते हैं कि वहां का दरोगा कुर्सी पर बैठे हुए चना चबा रहा है, पैरों को उसने अपने टेबल के ऊपर रख रखा है। उन दोनों के अंदर आने के बाद वह अपने पैरों को हटाकर उन्हें देखता है और बोलता है कि हाँ भाई बोलो क्या काम है, किस लिए आए हो। यहाँ तो डीएम साहब जो मजदूर के भेष में थे हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं कि सरकार हमारी ऑटो रिक्शा चोरी हो गई है, उसी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं। आप जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारी ऑटो रिक्शा को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, उसी ऑटो रिक्शा को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। अगर वह रिक्शा जल्दी न मिल पाई तो मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा, हम बड़ी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। तो दरोगा साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग सुबह से कहाँ मर गए थे जो शाम के वक्त हमें परेशान करने के लिए आए हो। तो वह कहते हैं कि सरकार देखिए से हम खुद ही अपनी रिक्शा को ढूंढने में लगे हुए थे ताकि हमें हमारी रिक्शा मिल जाए और हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े, लेकिन रिक्शा पूरे शहर में कहीं नहीं मिला। अब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे रिपोर्ट लिख दीजिए और हमारे रिक्शे को ढूंढने की सहायता कर दीजिए। तो दरोगा साहब कहते हैं कि देखिए ऐसे तो अब तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है, शाम हो चुकी है, हमारे लिए शाम का कोई इंतज़ाम तो करो, उसके बाद ही हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब फिर सोच में पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और वह गुमसुम होकर खड़े उस दरोगा की तरफ देखने लगते हैं। तभी एसपी साहब दरोगा से कहते हैं कि सरकार हमें आपकी कुछ बात समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं। इतना सुनते ही जो दरोगा साहब थे वह गुस्से हो जाते हैं और बाहर कांस्टेबल को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि इन दोनों को धक्के मारकर थाने से बाहर निकालो, इन भिखमंगा को तुमने अंदर कैसे आने दिया। इसके बाद कांस्टेबल उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच कर ले जाता है और बाहर लाकर उन्हें समझाने लगता है कि देखो अगर तुम्हें अपनी रिपोर्ट लिखवाना है तो इसके लिए पहले दरोगा जी की कुछ न कुछ तो सेवा पानी करनी होगी, सेवा पानी किए बगैर तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। अपना फालतू का समय खराब मत करो, जल्दी से कुछ पैसे जमा कराओ और अपना काम बनाओ। अब इतना सुनने के बाद डीएम साहब और एसपी साहब फिर से केबिन के अंदर जाते हैं और दोनों ही अपनी अपनी शर्ट की जेब में से कुछ पैसे निकालते हैं और दरोगा जी की टेबल पर रख देते हैं। और टेबल पर रखने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, इससे ज़्यादा अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है।
अब जैसे ही दरोगा साहब पैसों को टेबल पर रखा देखते हैं तो गुस्से में गरमा कर बोलते हैं कि सिर्फ इतने कम पैसों से तुम्हारी रिपोर्ट कैसे लिखी जा सकती है। तुम्हारे ऑटो रक्षा को शहर में ढूंढने के लिए बहुत खर्चा आएगा, गाड़ी को इधर से उधर घुमाना पड़ेगा, पेट्रोल लगेगा और हमें भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तुम्हें अभी और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो यह सब बातें सुनने के बाद तभी एसपी साहब बोल पड़ते हैं कि सर, आपको सरकारी सैलरी तो मिल ही रही है, हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारी सहायता करने के लिए आप लोग हमसे हर काम के लिए पैसा क्यों मांग रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद ही दरोगा साहब अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। उनका गुस्सा मानो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तुम मुझे कानून का पाठ पढ़ाए क्या? अभी रुक, अभी तेरे को मैं बताता हूं और दिखाता हूं कि कानून अपना काम कैसे करता है। तभी बाहर से एक तेज सायरन की आवाज़ पुलिस स्टेशन में गूंजने लगती है और 2 सरकारी गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती हैं। अब जैसे ही दरोगा अपना डंडा लेकर एसपी साहब के पास पहुंचता है तो तुरंत जो गाड़ियां आई थी उसमें से डीएम साहब की टीम निकलकर थाने के चारों तरफ से घेरे लेती है। कुछ लोग थाने के अंदर आ जाते हैं तो वह लोग अंदर आकर दरोगा को बताते हैं कि खबरदार, एक कदम और आगे बढ़ाने से पहले यह जान लो कि जो तुम्हारे सामने यह शख्स खड़ा है वह यहाँ के एसपी साहब हैं और जो दूसरे वाले हैं वह डीएम साहब हैं। तुमने आज जो कुछ भी इनके साथ यहाँ बर्ताव किया उन सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है और वह लाइव हेडक्वार्टर में देखी जा रही है। यह बात सुनते ही दरोगा साहब के पसीने छूट जाते हैं। वह पैरों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एसपी साहब दरोगा को धमकाते हुए और कहते हैं कि यही है तुम्हारा काम? क्या यही तुम्हारा फर्ज है? क्या इसी काम को करने के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है? तुम्हारी बहुत शिकायतें पहले भी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए यह कोई साजिश रची गई है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पूरा मामला समझ आ चुका है। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूतों को देख चुका हूँ। अब तुम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सबूत हम इकट्ठा कर ही चुके हैं। इसके बाद डीएम और एसपी साहब उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करते हैं। सबूत पक्के मिले थे तो पूरे थाने की स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी जगह दूसरे स्टाफ को तैनात करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। और जज साहब बोलते हैं कि यह फोटो और वीडियो जिले में सभी थानेदार को दिखाओ। अगर इससे वह सीख लेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया तो उसे फौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमें जरा भी लापरवाही नहीं चाहिए। पहले ही पुलिस वालों को बहुत बदनाम किया जाता है। इसके बाद यह खबर सुनते ही पूरे जिले में हलचल मच जाती है। डीएम साहब भी थानेदार को सख्त निर्देश देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा मामला किसी दूसरे थाने में देखने को मिला तो उनको इससे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो जो जैसा करेगा उसे एक दिन वैसा ही मिलेगा। वह कहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को बढ़ावा दें और हमारा कर्तव्य जो है उसका पालन करें। ऐसी हरकतों से हमारा डिपार्टमेंट बहुत बदनामी झेल रहा है, हमें इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके बाद जब यह बात डीएम साहब के पिता को पता चलती है तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि उनका बेटा भी अपना फर्ज बखूबी ईमानदारी से निभा रहा है और यह काम करने के लिए उसने समाज में एक अच्छा संदेश दिया। इस संदेश से सभी अधिकारियों को ईमानदारी की सीख लेनी चाहिए। डीएम साहब के पिता अपने बेटे की ईमानदारी पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और वह जब भी डीएम साहब को देखते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि उन्होंने एक ईमानदार बेटे की तरह उनकी परवरिश की। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जिसमें डीएम साहब के पिता ने ईमानदारी पर कायम रखने की सीख दी थी और उन्होंने भी आगे चलकर ईमानदारी की मिसाल को कायम कर दिया। लोगों की सेवा में लगे रहे और एसपी साहब के साथ मिलकर ऑपरेशन जारी रखा। शहर से रिश्वतखोरी को आज़ादी दिलाई। आप क्या कहना चाहोगे डीएम साहब और एसपी साहब के बारे में? आपकी जो राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहां से सपोर्ट कर रही है। तो मिलते हैं
कल फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।